मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बिलेटेड हैप्पी दिवाली सबको। और कैसा लगा? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। 31 ज्वाइन किए। मृदुल सर का तो अभी कोई मैसेज नहीं है शायद, है ना? तो कोई बात नहीं। उनकी कितनी क्लास बची है उनकी यूनिट में? सर अभी बताया नहीं उन्होंने कितनी बची है। नहीं, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार नोटिस करते कितना बच गया सिलेबस, कितनी क्लास होगी? तो एक या दो क्लास में हो जाएगा उनका, 2 क्लास मान के चलो। हाँ, क्योंकि 12 क्लासेस का सिलेबस होता है पूरी तरह से। जी सर। और चलिए, कुछ लोगों की कल वो है डीआरसी है, जीआरएफ वालों की क्या टाइम है उसका? क्यों शिवम? डीआरसी का क्या टाइम है? 11 बजे सर। हेलो, ठीक है। या आ रही है ना आवाज? जी जी सर, आ रही है। नमस्ते सर। नमस्ते। किसी को कोई डीआरसी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, जैसे कल है आपकी डीआरसी, उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर ये ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी? लेटर में कुछ लिख के आया उसमें सर उसमें ये लिखा था या तो 19 तारीख को ऑनलाइन या ऑफलाइन एक मोड में होगी। अच्छा, क्लियर नहीं था सर। चलो मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो नहीं है डिपार्टमेंट में, या उनके पास किसी का नंबर हो, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही ये कन्वीन करनी है। तो जी सर, ऑनलाइन हो जाए तो अच्छा है सर। हाँ, गूगल मीट का लिंक, गूगल मीट वो शायद क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम जी 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 उस पे होगा तो ठीक है। कितने स्टूडेंट्स का है ये? सर इसमें करीब 15 स्टूडेंट होंगे। हाँ, मेरे पास इस साइट में है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अगर ऑफलाइन हुआ सर, मेरा आना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी एक कांटेक्ट में आ चुका हूँ जिनको कोरोना पॉजिटिव निकला है। सर मैं तो नहीं, घर में। ठीक है, बिल्कुल बताना तुम। और एनीवे अगर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू नहीं हुआ तो टेलीफोन के थ्रू होगा, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कंसेंट ही तो पूछनी होती है। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या और भी ऐसे सस्पेक्टेड है तो उन्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए। वैसे तो सर मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बंद हूँ सर घर के अंदर। हाँ, मैं देख रहा हूँ इसमें अमित शर्मा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, अमित शर्मा, कुमारी ज्योति। ये अमित शर्मा हैं क्या इस समय यहाँ पे? यस सर। तुमने हाँ नमस्ते, प्रोफेसर MK गुप्ता जी का नाम दिया है ना? नहीं सर, मैंने सर 2 नाम दिए सर, MK गुप्ता सर का और सर उनका NRC कॉलेज में सर भोपाल शर्मा है। और फील्ड क्या लिखा है, रिसर्च फील्ड क्या लिखा है अपना? सर टोपोलॉजी लिखा है। अच्छा, इसने ऑपरेशन रिसर्च टाइप कर दिया, ये गलत किया इसने, तो चलिए सब। फिर ज्योति का लिखा है नंबर 2 पे, ज्योति परसेंटेज के ऑर्डर में। फिर शिवम अग्रवाल, देन शिवानी, प्रशांत द्विवेदी, अनुज कुमार, जी सर, अनुज कुमार, अंकुर कुमार, संगीता कुमारी,
विशाल, इम्पोर्टेंट। विशाल आवाज रोकिए, फालतू की कहाँ से आ रही है। परविंदर के यहाँ से आ रही है आवाज, ये भी भर देंगे, मतलब उसमें एक बोतल में मिला देना। बोतल में करके बताऊं सर, एक बार एक बोतल भी भर देना। आ रही है आवाज? हेलो जी आ रही है सर, एकदम क्लियर। मैंने कहा परवेंद्र को, सौरभ सिंह, यस सर। संगीता कुमारी, फिर विशाल, और इसके बाद राहुल कुमार, कंचन सिंह, सौरभ सिंह और सर ये प्रवेंद्र। ऑनलाइन में सर? हाँ, एक बार में लिस्ट पढ़ दूं, पूरी है ना? ओके सर। नंबर 3 पे परवेंद्र कुमार एंड देन फाइनली अतुल कुमार। अभी इस पे साइन नहीं है तो लिस्ट को मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कुछ करेक्शन हो सकता है। ये नाम है अमित शर्मा ने एमके गुप्ता फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, कुमारी ज्योति, डॉक्टर शशि शर्मा, शिवम अग्रवाल, डॉक्टर सुधीर कुमार, शिवानी, डॉक्टर रानी, प्रशांत द्विवेदी, प्रोफेसर एमके गुप्ता, अनुज कुमार, डॉक्टर प्रभा रानी, अंकुर कुमार, डॉक्टर प्रवीण कुमार, संगीता कुमारी। उसने मेरा नाम दिया है। संगीता, तुमने मेरे से बात की थी बेटा? संगीता कुमारी है यहाँ पे? नहीं है। सिग्नेचर कराएं, देखिए जिससे भी कराना। विशाल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दिया है उन्होंने। राहुल कुमार ने कोई चॉइस नहीं दी है। राहुल कुमार JRF 2019। नहीं सर, मैंने दी है, मैंने अभी भेजा था थोड़ी देर पहले भर के परफॉर्मा। 75.5% है। किसका नाम दिया है तुमने? सर मैंने पुंडिया सर का दिया है, सुधीर कुमार पुंडिया और रिम्पल पुंडिया का सर। रिम्पल पुंडीर तो अभी लिस्ट ऑफ सुपरवाइजर में नहीं है शायद, है ना? हाँ सर ने बोला था डॉक्यूमेंट्स वो रखे हैं ना सर, तो बोला था कि अगर वो ना हुआ तो फिर सर का भी नाम दिया है मैंने। हाँ, जब तक नाम मेरी ना तो बात होगी। हाँ। कंचन सिंह ने डॉक्टर नागेंद्र कुमार, सौरभ सिंह डॉक्टर भीमसेन कालरा, प्रवेंद्र कुमार डॉक्टर सीमा गोयल एंड अतुल कुमार डॉक्टर गौरव कुमार। ये सब है। तो इतने स्टूडेंट्स की होनी है बस, 14 की। चलिए, बेटर ये है कि अभी केवल JRF की कर्सी कर दी है उनको, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और इसमें उन्होंने कंपलसरी किया है कि हो सकते सुपरवाइजर्स को भी एट ए टाइम मतलब उस मीटिंग को ज्वाइन करना हो तो आप सुपरवाइजर से, रेस्पेक्टिव सुपरवाइजर से ये चीज कह के रखें और वो सुपरवाइजर्स उनकी कंसेंट मांगी जाएगी तो वो इस चीज के लिए एग्री हो कि हाँ इसे मैंने यस, ये डिसाइड होगा। पूछिए, कोई क्या पूछ रहे थे? सर दिस इज सौरभ। हाँ सौरभ बताइए, सौरभ सिंह बोलिए। सर ये सर आप बोल रहे कि ये गूगल मीट पे करवाएंगे सर, है ना, ये DRC? हेलो। हाँ सर तो गूगल मीट से तो सर काफी सारे सर इशू भी आ रहे थे सर, उससे क्लास हो मतलब जब हो कराई थी सर ने, मुकेश सर ने, तो उसमें वैसे भी काफी इशू आ रहे थे सर। और जैसे हम आउट स्टेशन कैंडिडेट हैं तो सर अगर ऐसा उसमें ऑनलाइन में कोई इशू आता है तो सर? मुझे लगता है अगर इश्यू आए तो इसमें तो कोई स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं होती, वैसे ही पूछ लिया जाएगा टेलीफोन से। अगर नेटवर्क में कोई इश्यू होगा तो पूछ लिया जाएगा कि आप किससे ले रहे हैं, आपके फोन नंबर्स तो हैं यहाँ पे। आपको कल 11 बजे से मतलब हर स्टूडेंट पे 2-5 मिनट लगेंगे हार्डली। जी सर। उस समय अपनी अवेलेबिलिटी और अपने सुपरवाइजर की अवेलेबिलिटी, ये दो चीजों की आपको केयर करनी चाहिए। जी सर। कुछ भी हो सकता है, अगर टीम नहीं चलेगा तो कुछ और चल जाएगा सर। सुपरवाइजर से भी सर कल के बाद आप सुपरवाइजर से भी उसी समय अगर पूछा जाएगा कि क्या इस पर्टिकुलर ने आपसे कंसेंट ली है या इसे आप देने के लिए तैयार हैं, तो वो यस कहें, है ना? सर जिनने कंसेंट लेटर जमा कर दिया तो उनका क्या होगा? कंसेंट लेटर जमा करने के बाद भी 1% मतलब हो सके पूछना चाहें कि इन्हें अलॉट कर दें कि आपको। अच्छा चलिए।
कंसेंट लेटर सफिशिएंट है तो उनकी अवेलेबिलिटी रहे आपके सुपरवाइजर्स की। और पूछिए। सर कैलाश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए कैलाश। सर ये डॉक्टर सतीश कुमार सर है डीएन कॉलेज में। हाँ हाँ सर ऑपरेशन रिसर्च के लिए मैंने बात की थी। उन्होंने जैसे कि उनके पास 5 स्टूडेंट थे तो सर 2 फिर प्लस 1 भी और थी, लेकिन वो टच में नहीं है 2 साल से, जबकि डीआरसी में बस उन्होंने नाम भर के गए हैं और सर का साइन भी लिया है। हम्म, तो सर ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनसे बात नहीं हुई। हम्म। तो अब सर कह रहे उनका नाम अगर विड्रॉ हो जाता है तो वो मुझे कंसीडर करेंगे। हाँ देखिए तो ये तो बहुत पहले मतलब पहले होने वाला काम है कि जी अगर सर। उन्हें नहीं रिपोर्ट करते थे पिछले 7-8 महीने से, तो रिपोर्टिंग सभी की ऐसी है, तो नहीं रिपोर्ट कर हाँ रहे थे तो उन्हें लिख के भेजना चाहिए था यहाँ पे। जी उनसे नोटिस ज्यादा। यही तो प्रॉब्लम है कि सुपरवाइजर अलॉट होने के बाद उसका मैजिस्ट्रेट को 2-3 नोटिस भेजने होते हैं। जी नोटिस देने के बाद तब कैंसिल होता है। तो अगर उन्हें स्टूडेंट अलॉट हुआ है और कैंसिलेशन का प्रोसेस तो जी। मतलब वो सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी। तो सर अभी वो अगर कैंसिलेशन लेटर भेजते हैं तो हो जाएगा? नहीं, केवल उनके कैंसिलेशन से वो लिख के तो दे दें कि मुझे इस स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। जी लेकिन मतलब कैंसिलेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जब तक नहीं पूरा होगा तब तक वो कैंसिल नहीं माना जाएगा। मतलब वो कह दें कि ये मुझे नहीं ज्वाइन कर रहा है, इतना सफिशिएंट नहीं है। उस स्टूडेंट की का पॉइंट ऑफ व्यू या उसका क्या कहना है इस बारे में उसे भी कहा जाए। तो अभी वो सीट वैकेंट नहीं मानी जाएगी। अगर उस सीट के अगेंस्ट आप देना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जी। तो फिर मैंने सर फर्स्ट प्रेफरेंस में वही डाला है, तो इसमें तो फिर चेंज करना पड़ेगा। सेकंड प्रेफरेंस देखिए। सेकंड प्रेफरेंस मैंने प्रभा रानी मैडम का डाला है, लेकिन उन्होंने ये कहा है एमएमएस कॉलेज। हाँ तो उन्होंने ये कहा है कि अगर को गाइड मैं ढूंढ लूँ तो ही मैं करा सकती हूँ। प्रभा रानी के साथ जैसे मैं देख रहा हूँ 1 2 3 4 लोगों ने कम से कम दिया है। उनके पास सीट्स की वैकेंट पोजीशन क्या है अपडेटेड पिछली लिस्ट में चेक किया आपने? जी सर, उनमें 4 या 5 है। लास्ट आपका नाम तो अभी नहीं है इस लिस्ट में। अभी आप क्यों चिंता कर रहे अच्छा जी जी सर, मेरा वो बिना विदाउट जेआरएफ वाला है। हो? हाँ ये जेआरएफ वाली बात है। ओके ओके ठीक है। जिन लोगों की कल मीटिंग है जेआरएफ वाले, ओह ठीक है सर। आप तब तक वो सतीश जी से वो प्रोसेस पूरा करा लें कि वो लिख के दे दें और वो हाँ चीजें। ठीक है सर, मैं उनसे बात करूंगा। थैंक यू। हेलो। हाँ बताइए। जी सर नमस्ते। हाँ धन्यवाद। हाँ, सर मेरा जो मतलब कल डीआरसी होनी है उस लिस्ट में नेम तो है मेरा उसमें। हाँ हाँ 14 लास्ट नाम तुम्हारा ही सर है। मुझे जेआरएफ बेस पे करानी है ना। जी सर। और क्या बेस है तुम्हारे पास? हेलो। दूसरा बेस क्या है? जेआरएफ है तो सबसे बढ़िया हाँ जेआरएफ। जेआरएफ है सर, तो उसमें जो लिखा हुआ नेट हाँ नेट लिखा हुआ सर उस पे नेट 2019। कल ये लिस्ट जो मेरे पास है शायद करेक्ट करा लिया होगा तुमने। इसमें जेआरएफ लिखा हुआ है तुम्हारे नाम के आगे। इसमें जेआरएफ है सर? हाँ हाँ जी सर, मैंने सर एप्लीकेशन दी थी उसके रिगार्डिंग। हाँ। और डॉक्टर गौरव कुमार एनएस कॉलेज तुम्हारी चॉइस है? यस सर मेरी चॉइस है ना? यस सर। ठीक है बहुत बढ़िया। मैं तो तो किसी ने सर हो चॉइस तो नहीं जाएगी दिया ना, है। कुछ इशू तो नहीं होगा ना उसके बारे में? नहीं कोई इशू नहीं होगा। पहले 14 जेआरएफ ने तो बहुत बढ़िया कुछ पॉपुलर सुपरवाइजर रहे हैं जिन्हें ऑप्ट कर लिया। सब काफी कम लोगों के नाम आए हैं, कुछ लोगों के नाम रिपीट हुए। चलिए नेट वालों में से कोई मिलेगा। मैं मतलब हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में आपको बताएं लास्ट टॉपिक बचा था क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग, है ना? इससे रिलेटेड और जेआरएफ की किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए लास्टली। सर नेट वालों की कब तक होगी डीआरसी?
नेट वालों को भी अब मेहनत करनी पड़ेगी, जेआरएफ वालों की तरह से एक आध बार कहना पड़ेगा, तब बनेगी बात। वैसे एक साथ भी हो सकती थी पर नहीं हुई, कोई बात नहीं, एक साथ ही हो जानी चाहिए थी। सर लेटर कब तक मिल जाएगा डीआरसी का? ये जल्दी मिलेगा, अगले 3-4 दिन के बाद ही मिलेगा। सर पेपर कब होंगे कोर्स वर्क के? दिसंबर। सर डीआरसी हमारी क्या कोर्स वर्क के बाद होगी, जो नेट वाले हैं विदाउट जीआरएफ वाले? नहीं, पहले ही होगी। कोर्स वर्क के बाद क्यों होगी? कोर्स वर्क के बाद तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों को एक वो भी तो देना है अपना सिनॉप्सिस। एक सिनॉप्सिस भी सबमिट करनी है और सिनॉप्सिस सबमिट करनी है, लिटरेचर रिव्यू सबमिट करना है। लिटरेचर रिव्यू से मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कहने की, वैसे एचओडी का राइट है कब वो करा दें, पर ये जल्दी होनी चाहिए, अगले 10-15 दिन में होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को भी सुपरवाइजर मिले और आप लोग कुछ रेलेवेंट काम करें। कोर्स वर्क तो एक छोटा सा काम है इसके। सर ये सौरभ सिंह सर। हाँ सौरभ सर, ये डीआरसी के बाद की सर प्रोसेस क्या है सर? हमें कॉलेज में एडमिशन वगैरह कब लेना पड़ेगा सर? उसकी क्या प्रोसेस है? इमीडिएटली उस लेटर को मिलते ही आपको कॉलेज जाना पड़ चाहिए जी। उस लेटर के मिलते ही आपको कॉलेज में जाना चाहिए और कॉलेज में जाके डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल को एक ज्वाइनिंग होगी वहाँ पे, और उस ज्वाइनिंग को लेके जी फिर आपको जाना पड़ेगा वहाँ, मतलब वहाँ भेजना पड़ेगा अपने सीएसआर ऑफिस या जो भी आपकी फाइनेंशियल एजेंसी है जी, भेजना पड़ेगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उसपे सुपरवाइजर के और शायद एचओडी के और प्रिंसिपल के सिग्नेचर होंगे अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है जी। यूनिवर्सिटी अगर लोग अलॉट होती है तो डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स के, एचओडी के, रजिस्ट्रार वगैरह के साइन होंगे। सर वो फॉर्म हमें यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा सर? ऐसा फॉर्म कोई वो नेट पे मिलेगा, उस सीएसआर ऑफिस साइट पे मिल जाता है वो। हाँ वो फाइनेंशियल एजेंसी है उसकी साइट। कॉलेजेस के फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, तो ये सीएसआर की साइट पे है, कोई लोग ग्रुप में शेयर कर ले। मैं कर दूंगा सर, मेरे पास है। हाँ ये अंकुर कर देंगे। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये प्री पीएचडी सर पीएचडी का पार्ट है, पीएचडी से अलग है सर? बिल्कुल पीएचडी का इंटीग्रल पार्ट है। पीएचडी ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क, आजकल आपको यूजीसी रेगुलेशंस का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। पीएचडी जब आप करेंगे, एक तो डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी आपको, यूनिवर्सिटी की डिग्री जो कन्वोकेशन में मिलती है, उसके साथ वो सफिशिएंट नहीं है आजकल, पहले वो भी सफिशिएंट हुआ करती थी। अब यूजीसी रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली पीएचडी आपने की है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। उस सर्टिफिकेट में कुछ 13 पॉइंट है। उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि आपने पीएचडी किया है, आपने लिटरेचर रिव्यू सबमिट किया है और आपने वो रिसर्च मेथोडोलॉजी एज ए कोर्स पढ़ा है, आपके कुछ पेपर्स पब्लिश हैं, वो सब पॉइंट बने होते हैं 1 2 3 4 5 6 या 7 पॉइंट, वो सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो वो अगर ये कोर्स वर्क नहीं है इसके, तो 2 या 3 पॉइंट होते हैं उसमें जो मेंशन होते हैं उसमें। तो प्री पीएचडी सर्टिफिकेट सर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो प्री पीएचडी आपके पीएचडी का एक इंटीग्रल पार्ट है, और उस सर्टिफिकेट के बगैर आपकी डिग्री यूजीसी नॉर्म्स को फॉलो करने वाली नहीं कंसीडर की जाती। और जब रिजल्ट आ जाएगा, व्हेन वी हैव कंप्लीट आवर कोर्स वर्क, देन यू विल प्रोवाइड द सर्टिफिकेट। नहीं कोर्स वर्क अभी मिलेगा तो कोर्स वर्क की आपको मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, कोर्स वर्क की मार्कशीट प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जब आप फाइनली डॉक्टरेट होंगे और कोर्स वर्क देखिए ट्रांसफरेबल भी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी कि वो पीएचडी उस जगह पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे जहाँ पे एनरोल होंगे, तो वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी अगर फर्दर पीएचडी करते जाते हैं, तो वो उस कोर्स वर्क को जो उन्होंने यहाँ कंप्लीट किया उसके बेस पे दूसरी इंडस्ट्री में कोर्स वर्क क्लेम कर सकते हैं। वही मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे सर्टिफिकेट आपने बताया, तो कोर्स वर्क जैसे ही कंप्लीट होगा, मार्कशीट मिली, देन वो सर्टिफिकेट हमें तभी मिलेगी या फिर डॉक्टरेट? नहीं, वो सर्टिफिकेट आफ्टर पीएचडी मिलेगा। उस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट कोर्स वर्क के अलावा और भी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने इंटरनेशनल सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंसेस में पेपर्स प्रेजेंट किए हों, दो रिसर्च पेपर आपके पब्लिश हुए हों, तो और वो सारी डॉक्यूमेंटल एविडेंस जब आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे तो उसके बिहाफ पे वो सर्टिफिकेट मिलेगा।
ओके सर, ओके। तो अभी तक जितना पार्ट आपने कंप्लीट किया है उतना सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। बेसिकली विजिबल तो है ना सबको स्क्रीन? वोल्फेज मॉडिफाइड सिंप्लेक्स मेथड कोई? यस सर, विजिबल है। चलिए हम लोगों ने नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम किया था और बेसिकली नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये पर्टिकुलर केस है क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग। तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से भी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग से इवन सारे नॉन लीनियर आइदर इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और इन कंस्ट्रेंट्स वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल है। Wolfage method or quadratic programming is a particular case of nonlinear programming. And what is particularity? Particularity is that only objective function is a quadratic function. In this case, in quadratic programming, only objective function is a quadratic function and constraints, they are linear functions. So quadratic programming is termed when only objective function is quadratic function of variables. So we have some particular methods for that. We have some particular method. So relevance course की जब आपको मेथड का नाम ही मेंशन करके पूछा जाए कि अप्लाई वोल्फेज मेथड या बील्स मेथड तभी है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम को नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के मेथड केटी कंडीशंस मेथड हम लोगों ने किया था उससे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर बेसिकली ये सिंप्लेक्स में ले जाता है। ये चीज वहां पे भी हम लोगों ने नोटिस की थी कि लीनियर इक्वेशंस बनती हैं। बाद में मैंने एक नॉन लीनियर क्वेश्चन डिग्री 3 का क्वेश्चन भी शेयर किया था उस मेथड से, तो देखिएगा। एक और चीज है, यहाँ पे जितना भी हो वो आउटलाइंस है, आपको उसे प्रॉपर कवर करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ बुक्स। ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए, यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा सिलेबस का। ऑब्वियसली इस फाइल को मैं शेयर करूंगा, लेकिन इस पे डिपेंडेंट ना रहें और देखते रहें। तो देखिए इसमें हमारे सिलेबस में वोल्फेज मेथड है। क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग क्या होती है उसका इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन which is a quadratic function of the variables and subject to different constraints or constraints, they are linear. So come to the next. There are certain steps. एक second. हाँ, Wolfage iterative process. This follows simplex method and particularly two-phase जहाँ artificial सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अनुज बात कर रहे हैं ना, अनुज से आवाज आ मेरी वॉइस ब्रेक हो गई। कुछ नेटवर्क जी सर, कम ज्यादा हो रहा है। एक चलिए, अब मैंने उसे भी वाईफाई पे ले लिया फोन को। ये एक अरेंजमेंट वाली क्लास है जहाँ कैमरा डेस्कटॉप का चल रहा है और माइक टेलीफोन का, मोबाइल का। So first convert the inequalities constraint into equations with the help of supporting variables. Supporting variables may be बल्कि और थोड़ा फिर से हम स्टेप 1 पे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर वो मिन की प्रॉब्लम भी है तो उसे मैक्स में कन्वर्ट करें, पूरी प्रॉब्लम को मैक्स में कन्वर्ट करें और सारी इनइक्वालिटीज का साइन लेस देन इक्वल टू। इवन नॉन नेगेटिव कंडीशंस जो गिवन होती हैं, किसी भी एलपीपी को आप इमेजिन करें ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो मैक्स हो, इनइक्वालिटीज का साइन स्ट्रिक्टली लेस देन हो। अगर कोई ग्रेटर देन है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे लेस देन कर दो। एंड फाइनली
नॉन नेगेटिव कंडीशंस जो होती है वेरिएबल्स की, वो वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, तो उसे भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दें। एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्लैक वेरिएबल्स को वोल्फे ने 1959 में मेथड इंट्रोड्यूस किया था। तो जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज की थी उसमें कई चीजों की रेलेवेंस भी नहीं है, लेकिन किसी ने मेथड अगर फ्रेम किया है तो उन्हीं के नोटेशंस यूज करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स को या इनइक्वालिटीज को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल्स। और सिलेक्ट वेरिएबल्स को नॉन नेगेटिविटी के कंफ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने इससे स्क्वायर कहा, QI स्क्वायर। ये तो हम QI स्क्वायर से जो सिलेक्ट वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं वो तो जो आपकी कंडीशन सब्जेक्ट टू गिवन है उसमें QI स्क्वायर से हम ऐड करते हैं सिलेक्ट वेरिएबल्स को। और जो वेरिएबल्स की नॉन नेगेटिव कंडीशंस हैं, वेरिएबल्स की नॉन नेगेटिव कंडीशंस को भी मैंने कहा कि माइनस वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अभी जब एग्जांपल आएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पे हम जो सिलेक्ट वेरिएबल्स यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए उन्हें RJ स्क्वायर, तो QI स्क्वायर से हम इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं और RJ स्क्वायर से हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। देन स्टेप नंबर 2, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मीन है तो उसे मैक्स करते हैं, सारी इक्वेशंस को, सारी इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल्स, और सारी नॉन नेगेटिव कंडीशंस को भी इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ RJ स्क्वायर सिलेक्ट वेरिएबल्स। देन स्टेप 2, we construct a Lagrangian function, and Lagrangian function that is a combination of L, X, Q, R, lambda, mu, ये सब वेक्टर्स हैं जहाँ पे x हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल x1, x2 से लेकर xn तक। q हमारे वो सिलेक्ट वेरिएबल्स होंगे जो हम कंस्ट्रेंट्स में ऐड कर रहे हैं। r हमारे वो सिलेक्ट वेरिएबल्स होंगे जो नॉन नेगेटिव कंडीशंस में ऐड कर रहे हैं। और लैम्डा कितने कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं वो होंगे, और म्यू कितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स में गिवन है वो ऐड होंगे। तो आप देखिए इस फंक्शन का कंपोजिशन fx माइनस i इक्वल टू 1 to m। लैग्रेंजियन हम कर चुके हैं, KT कंडीशंस वाला ही लैग्रेंजियन है, एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे aij xj माइनस bi प्लस qi स्क्वायर से हमने उसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। एंड लास्ट टर्म देखिए माइनस j इक्वल टू 1 to n म्यू j माइनस xj प्लस rj स्क्वायर। ये माइनस xj क्यों हुआ? क्योंकि वेरिएबल्स को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, जब आपने उसे लेस देन में कन्वर्ट किया था तो माइनस में वो कन्वर्ट हुआ, फिर उसे इक्वल टू 0 पुट किया तो वो rj स्क्वायर वो कांस्टेंट्स में आ जाते हैं। और एक बार लैग्रेंजियन जब फ्रेम हो जाता है तो लैग्रेंजियन को विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपोनेंट्स हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, और उससे हमें, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपकी क्वाड्रेटिक थी तो अब एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करने से वो लीनियर हो जाएंगे सारे कंपोनेंट। ऐसे मुझे रोटेट करना पड़ेगा और बड़ा भी। देखिए क्या ये विजिबल है? यस सर। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव टू 0, we derive KT conditions from the resulting equations। और step number 3, Wolfe suggested to introduce the non-negative artificial variables। उसके बाद वोल्फे ने इस प्रोसेस को सजेस्ट किया था और उसमें हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने हैं जितनी जरूरत होगी। वहां पे हम देख सकते हैं जितनी जरूरत होगी। अगर n वेरिएबल्स थे, क्या कोई रिपेयर कर रहा है? उमेश, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जितनी भी नंबर ऑफ इक्वेशंस होती है, और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये पूरी प्रॉब्लम आपकी हो जाती है। आपको पता है एलपीपी में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाए तब आप कौन से मेथड को यूज करते हैं, है ना, बिग एम को या टू फेज को। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम टू फेज मेथड को यूज करते हैं, और टू फेज मेथड का फेज 1 का पर्पज आप जानते हैं क्या होता है? फेज 1 का पर्पज होता है टू रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव करते हैं।
और आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव करने के प्रोसेस में एट द एंड ऑफ द टेबल फेज 2 पे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फेज 1 ही से ही थियोरेटिकल सपोर्ट एक थ्योरम है, उसके बेस पे फेज 1 से हमें सॉल्यूशन कंप्लीट मिल जाता है वेरिएबल्स। तो ये सारा स्टेप नंबर 4 में उसने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना सिखाया और ये सब किया है। स्टेप नंबर 5, एक बार आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करके, हाँ एक ही वर्ड हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन, इसे जब क्वेश्चन में आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेंशन किया कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में थोड़ा सा डिटेल में इसे देख सकते हैं, यहाँ हम केवल अप्लाई करने के पार्ट पे फोकस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में उसने मेंशन किया कि अगर मिन की प्रॉब्लम है तो उसे मैक्स में कन्वर्ट करेंगे, और वही चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। कम टू द प्रॉब्लम। ये एग्जाम्पल नंबर 1 अभी घुमा नहीं है आप लोगों के पास, है ना, स्क्रीन पे रोटेट नहीं हुआ। ठीक है सर, ठीक आ रहा है। अभी मैंने इसे घुमाया तो उधर घुमा नहीं था, फिर मैंने वापस घुमा दिया तो ये हो गया। एक कुछ देर के लिए क्लिक करते हैं उस पे, आपके पास सिस्टम पे जाने। अब ठीक है ना, अब सीधा है। यस सर, अब सही है। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट अप्लाई वोल्फेज मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मींस जब मेथड का नाम ही मेंशन होगा तब आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ लोग देख सकते हैं अरे ये तो फिर घूम गया। रूटीन केटी कंडीशन से भी ये सॉल्व हो सकता था, रूटीन केटी कंडीशन से भी सॉल्व हो सकता था। तो देखिए ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज फॉर x1 + 6x2 - 2x1 स्क्वायर - 2x1 - 2x2 स्क्वायर सब्जेक्ट टू x1 + 2x2। लस्सी के बर्तन कैसे बजने लगे? x1 + 2x2 is less than equal to 2 and x1 x2 greater than equal to 0। तो देखिए वही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ही क्वाड्रेटिक फंक्शन यूज हुआ है, तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन में आता है, और सब्जेक्ट 2 में लीनियर फंक्शन है तो क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग में आता है। वोल्टेज मेथड अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए स्टेप 1, कंस्ट्रेंट्स और इनइक्वालिटी विद लेस देन इक्वल टू साइन को हम में कन्वर्ट करते हैं। तो x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये तो गिवन है ऑलरेडी, लेकिन x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन थे। आप देख सकते हैं x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन थे। तो जैसे मैंने मेथड में सजेस्ट किया था कि उन्हें भी माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू 0 में कन्वर्ट कर दें। -x1 इज लेस देन इक्वल टू 0, -x2 इज लेस देन इक्वल टू 0। वहां पे भी आप स्टेप बाय स्टेप करें, स्टेप बाय स्टेप ज्यादा स्कोरिंग होता है, और जितने स्टेप आपने ठीक किए उतने मार्क्स आपके सिक्योर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उन्हें इनइक्वालिटीज को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल्स। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 + 2x2 + q1 स्क्वायर। q भी ले सकता था क्योंकि एक ही इक्वेशन है, पर q1 स्क्वायर दे लिया, qi करके मेंशन था उसमें। q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सेकंड इक्वेशन लोगों ने कहा था कि Q वाले तो कंस्ट्रेंट्स के साथ यूज होंगे और R वाले नॉन नेगेटिव कंडीशंस के साथ यूज होंगे। ये नॉमिनक्लेचर है, दोनों पॉजिटिव है, तो -x1 + r1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -x2 + r2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? स्टेप 2 सबको सिंपली हमें ऐसे इस फॉर्म में लिख लेना है। स्टेप 3 में अब हमें केटी कंडीशन अप्लाई करनी है, तो पहले लैग्रेंजियन डिफाइन करना होगा। लैग्रेंजियन डिफाइन करना होगा
और लैग्रेंजियन किस किस का फंक्शन होगा आप सबसे नीचे वाली लाइन में देख सकते हैं। x1 x2 तो दो वेरिएबल्स जो थे, प्रॉब्लम हमारी 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है, x1 x2 और q1 केवल एक q यूज हुआ है तो उसे q1 से लिखा है इसने, r1 r2 और लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं सब्जेक्ट टू वाली सारी कंडीशंस को, सब्जेक्ट टू वाली कंडीशंस को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्योंकि एक ही कंडीशन है x1 + 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, एक ही कंस्टेंट है आपके पास वहां पे, तो एक लैम्डा 1 यूज होगा। अगर दो यूज होते तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 यूज करते। और लाइकवाइज जो ये वेरिएबल्स की नॉन नेगेटिव वाली कंडीशन से जितने भी जितने वेरिएबल्स आए हैं उनके रेस्पेक्ट में μ1 μ2 इसके करस्पॉन्डिंग आए हैं। और फंक्शन हमारा क्या होगा, fx क्या फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 4x1 + 6x2 - 2x1 स्क्वायर - 2x1 x2 - 2x2 स्क्वायर fx माइनस लैम्डा 1 ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, और उसे इक्वल टू 0 रखते हुए, वहां पे हम केटी कंडीशन में करते थे, माइनस लैम्डा 1 x1 + 2x2 + q1 स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 पुट करते हुए, और माइनस μ1 नेक्स्ट कंडीशन शुरू हुई -x1 + r1 स्क्वायर, और ये टर्म इसने मिसिंग की थी, इसे आप लोग देख सकते हैं, -μ2 -x2 + r2 स्क्वायर -x2 + r2 स्क्वायर। इस तरह से लैग्रेंजियन डिफाइन करते हैं। फिर नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल कंपोनेंट हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। कंपोनेंट क्या है, x1 x2 q1 r1 r2 लैम्डा 1 μ1 μ2, जो l के साथ आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पे इन सबको करते हैं। और ये एक कंडीशन है जो उन्होंने वोल्फ ने डिफाइन किया था कि जो q1 स्क्वायर करके टर्म को सबसे पहले उसने इंट्रोड्यूस किया था, उसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था, और q1 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 नॉमेनक्लेचर है, और लैम्डा 1 s1 इज इक्वल टू 0, μ1 x1 इज इक्वल टू 0 एंड μ2 x2 इज इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन है। कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को अभी आप केवल उसके नाम से इंट्रोड्यूस हुई है, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो S1 से Q1 स्क्वायर को किया, अगर Q2 Q3 होते तो उन्हें S2 से रिप्रेजेंट करते, और उनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लैम्डा 1 S1 जितने भी वो S डिफाइंड होते या लैम्डा डिफाइंड होते, उनके प्रोडक्ट से इस तरह से कंडीशन बन जाती। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x1 + 2x2 + q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 था, अब ये आल्सो करके जो लिखा हुआ है x1 + 2x2 + q1 स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, S1 आ जाएगा। q1 स्क्वायर को S1 से रिप्लेस किया। और चलिए, जो ऊपर इसने दो वो किए ऑब्टेन किए थे पार्शियली डेरिवेटिव, ये सब नीचे वाली चीजें जो लैम्डा 1 S1 इज इक्वल टू 0, μ1 x1 इज इक्वल टू 0, μ2 x2 इज इक्वल टू 0, ये सब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करने से मिले हैं। उसने ऊपर के दो तो ही दिखा दिए, लैम्डा 1 del L अपॉन del x1 del L अपॉन del x2, लेकिन हमें सब के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, मींस q1 r1 r2 लैम्डा 1 μ1 μ2, उससे ये सारे रिलेशंस मिलेंगे। और फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है मैक्सिमाइज ZV इज इक्वल टू -V1 -V2, ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए कहाँ से आई है, 4x1 + 2x2 + लैम्डा 1 -μ1। देखिए ये जब आपने del L अपॉन del x1 किया था, ये वाली इक्वेशन, ये इससे आई है, सेकंड इससे आई है, और थर्ड वाली जब आपने q1 स्क्वायर के प्लेस पे S1 को किया था तो तब हुआ था, और आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ा क्योंकि हमें बेस मैट्रिक्स की जरूरत थी वहां पे। ये मैं फाइल को शेयर करूंगा, तो जितना अभी आपको क्लियर हो रहा है ठीक है, नहीं तो बाकी उससे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंक्लूड करना पड़ा है इसमें सिंप्लेक्स टेबल में जाने के लिए, वेयर ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के लिए μ1 x1 इज इक्वल टू 0, μ2 x2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 1 S1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज।
ज्यादा ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये स्ट्रेट है, हाँ ये गिवन है। तो उस पूरे सेटअप को, उन 3 इक्वेशंस को, एक डेल एल अपॉन डेल x1, एक डेल एल अपॉन डेल x2 और एक जो इक्वेशन फर्स्ट थी जहाँ q1 स्क्वायर को हमने s1 से डिनोट किया था, उसे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, जो ये ऊपर गिवन है आपकी। वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और राइट हैंड साइड 4 6 2 ये सब आ जाती है, और इन सब की हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के वे में। जैसे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को सिंप्लेक्स मेथड में हम रिमूव करते थे, उस पैटर्न पे अब आगे इसकी पूरी कैलकुलेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि वो पूरी जो ये स्टेप 5 में इनिशियल टेबल कंस्ट्रक्ट की, तो उसमें वही आर्टिफिशियल वेरिएबल्स और बेसिक वेरिएबल्स, जहाँ से आपको मैट्रिक्स मिली थी, एक S1 आ जाता है बेसिक वेरिएबल्स में, CB कोफिशिएंट्स ऑफ द बेसिक वेरिएबल -1 टू फेज मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को माइनस कोफिशिएंट के साथ लिखते हैं, -1 0, और XB जो राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स थे 4 6 2, और इसके बाद ये पूरी मैट्रिक्स x1 से लेकर S1 तक, और कैलकुलेशन का वही वे जो वहां पे हमारा पहला था। और इस पर्टिकुलर बुक में हम मोस्ट नेगेटिव को करते हैं, कुछ बुक्स में मोस्ट पॉजिटिव को करते हैं। तो कैलकुलेशन का वे है, इसमें डेल्टा 1 को कैलकुलेट करके बताया इसमें -6। अगर ये कैलकुलेशन करके माइनस किया है, इसमें माइनस CJ किया है, तो मोस्ट नेगेटिव सिलेक्ट करते हैं। अगर CJ माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट किया है, तो वो उसमें मोस्ट पॉजिटिव। कृष्णा वाली बुक और एक ही SD शर्मा वाली बुक से है, तो इनमें डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है। ये क्लियर होंगे आई थिंक आप सबको। तो मोस्ट नेगेटिव को सिलेक्ट किया, और इस पूरे प्रोसेस को इस तरह से हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव किया। इस टेबल के बाद नेक्स्ट टेबल आ जाती है, ये कैलकुलेशन सिंप्लेक्स वाली है, पूरी टेबल नंबर 2। और जब तक आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव नहीं हो जाए, तब तक हमारा फेज 1 कंटिन्यू रहता है, जब तक या तो उसमें कोई इनफिजिबिलिटी आती है या फिर प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सिंप्लेक्स हम लोगों ने किया है अंडर ग्रेजुएशन में भी और PG में भी। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स थे V1 V2। तो टेबल नंबर 2 में हम देखते हैं कि V1 हटा है, अभी V2 है। टेबल नंबर 3 में भी हम देखते हैं कि V2 अभी भी है। टेबल नंबर 3 आप देख सकते हैं बॉटम पे जो है, इसमें V2 अभी भी है। तो फिर से हम लोग एक और इटरेशन करते हैं, हमें रूट मिल ही रहा है नेगेटिव से उधर जाने का। और फाइनली टेबल नंबर 4 में आप देखते हैं बेसिक वेरिएबल्स में क्या है, x1 λ1 और x2 मींस दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमूव हो गए हैं, V1 और V2। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का रिमूव होना ही प्रोसेस का टर्मिनेशन है। और जैसे मैंने कहा था कि एक थियोरेटिकल सपोर्ट है, एक थ्योरम है कि फेज 1 ही नेसेसरी और सफिशिएंट है, और उससे ही जो सॉल्यूशन मिलता है वही हमारा लास्ट सॉल्यूशन है। तो x1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/3, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। इस टेबल नंबर 4 से हम रीड कर सकते हैं x1 = 1/3 एंड x2 = 5/6। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन वैल्यूज को पुट करके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए टॉप पे x1 की वैल्यू 1/3, x2 की वैल्यू 5/6 और ये सारी वैल्यू। तो कैलकुलेशन करने के बाद एक बार थोड़ा सा सिस्टम को समझना पड़ेगा, और जैसे पूरे ऑपरेशन रिसर्च में होता है आप लोगों के लिए सिंपल होगा। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम अगर मिन में भी है तो उसे मैक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर सारी इनइक्वलिटीज को, नॉन नेगेटिव कंडीशंस को भी लेस देन इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं, और इंट्रोड्यूस करते हैं सिलेक्ट वेरिएबल्स। सिलेक्ट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने के साथ इक्वेशंस जो बनती हैं, उसके बाद लैग्रेंजियन डिफाइन करते हैं। लैग्रेंजियन डिफाइन करने के बाद फिर पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, और पार्शियली डेरिवेटिव करने के बाद दोनों लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स और जो कंडीशंस गिवन है उनकी हेल्प से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हुए हम लोग 2 फेज मेथड को अप्लाई करते हैं, और उसके फेज 1 को बिल्कुल सिंप्लेक्स के पैटर्न में अप्लाई करके हम फाइनल सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक हमारा दोनों जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हो वो एलिमिनेट ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए,
बील्स मेथड अभी सिलेबस में चेक करेंगे है नहीं, और वैसे इसने किया भी नहीं है, वोल्फेज से किया हुआ है। इस प्रॉब्लम को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 को, मैक्सिमाइज जेड एक्स इजिकल टू 2x1 प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर subject to 2x1 plus 3x2 is less than equal to 6, 2x1 plus x2 is less than equal to 4, and x1 and x2 they are greater than equal to 0. पिछले वाले में कंस्टेंट्स में केवल एक कंडीशन थी, अब कंस्टेंट में दो कंडीशन है। ऐसे ऐसे एग्जांपल फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टेप 1 आपको क्लियर है सबको, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, माइनस x1 माइनस x2 सबको लिखा। फिर सिलेक्ट वेरिएबल्स, इस बार सिलेक्ट वेरिएबल्स कितने इंट्रोड्यूस होंगे? दो इनइक्वलिटीज थी आपके पास में जो सब्जेक्ट 2 में थी, और दो नॉन नेगेटिव कंडीशंस थी। तो दोनों इनइक्वलिटीज के लिए q1 स्क्वायर एंड q2 स्क्वायर, और दोनों नॉन नेगेटिव कंडीशंस ऑफ द वेरिएबल्स के लिए r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिफाइन किया। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, सबसे अच्छी बात ऑपरेशन रिसर्च की यही है कि जितने स्टेप्स आपने किए उतने मार्क्स आपके सिक्योर होते चले जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए वहां पे अगर करने के लिए आते हैं, और कहीं आपकी कैलकुलेशन और इसी तरह से कीजिए जैसे ये इसमें शोन है, जिससे अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो एग्जामिनर को ये मैसेज आए कि आपको मेथड तो पूरा आता है और कितने स्टेप्स की कैलकुलेशन आपने ठीक की है। लैग्रेंजियन डिफाइन करने के लिए उसी तरह से हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन f(x) माइनस लैग्रेंजियन किनका फंक्शन होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स x1 x2, फिर सिलेक्ट वेरिएबल्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे q1 q2 कांस्टेंट के लिए, और r1 r2 नॉन नेगेटिव कंडीशंस के लिए, λ1 λ2 कितने नंबर ऑफ कंस्टेंट्स हैं उनके लिए, μ1 μ2 कितने वेरिएबल्स थे उनके लिए। तो बहुत सिंपल सा है। और f(x) माइनस λ1 फर्स्ट कांस्टेंट, λ2 सेकंड कांस्टेंट, इक्वल टू 0 की शेप में, इक्वल टू 0 की फॉर्म में, माइनस μ1 माइनस x1 प्लस r1 स्क्वायर माइनस μ2 x2 प्लस r2 स्क्वायर। फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हम फाइंड आउट करते हैं, और ये कई बुक्स में पूरा सारे डिफरेंशिएट किए हैं, और मेरी भी एडवाइस ये है कि एक बार विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंपोनेंट्स उनके पार्शियल डेरिवेटिव करें, है ना, उसके बाद ये डिफाइन करें s1 इक्वल टू q1 स्क्वायर एंड s2 इक्वल टू q2 स्क्वायर, है ना। इसके बाद तो ये जो λ1 s1 इक्वल टू 0, ये सारी कंडीशंस आपको जो केटी कंडीशंस को हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ये चार कंडीशंस उससे मिलेंगी आपको सारी। तो फाइनली जब s1 को q1 स्क्वायर को s1 से रिप्लेस किया, q2 स्क्वायर को s2 से रिप्लेस किया, तो ये फर्स्ट टू इक्वेशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद सब्जेक्ट 2 में लिखी हुई थी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी, और दो आपको वहां से मिलेंगी। और फिर हम इसे देखते हैं, इक्वेशंस की शेप में लिखते हैं उन दोनों इक्वेशन को, जो डेल एल अपॉन डेल x1 और डेल एल अपॉन डेल x2 या डेल एल अपॉन डेल x3 इस तरह से मिलेंगी, पहले उन्हें लिखते हैं, और उन्हीं में हमें जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने की। तो v1 v2 डिपेंड करेगा कि कितने आपके पास कितने इसमें कैसे आपकी वो आपको बेसिक या यूनिट मैट्रिक्स आपको कहाँ से मिलती है, ये क्वेश्चन आ जाएगी। इसके बाद उस टेबल को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और एक बार यहाँ पे आने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, सिंप्लेक्स टेबल्स आप सब कैलकुलेट करना जानते हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, रोटेट क्लॉकवाइज। और सिंप्लेक्स टेबल का प्रोसेस वहीं तक चलेगा। टेबल नंबर 3 में अभी v2 बैठा हुआ है, और टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 4 थर्ड इटरेशन, टेबल नंबर 4, इसमें देखिए v1 भी चला गया और v2 भी चला गया। तो यहीं से हम प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं और सॉल्यूशन को रीड कर सकते हैं। x1 की वैल्यू 2/3, x2 की वैल्यू 14/9, और लैम्डा इन सब की वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, और उन वैल्यूज को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 14/9 केटी कंडीशंस से जब हम क्वेश्चंस करते थे तो डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हमें ट्राई करने होते थे।
तो कई लोग इस मेथड को प्रेफर कर सकते हैं। और सिलेबस में क्योंकि नेम के साथ है, जिन लोगों ने सिलेबस फ्रेम किया उन्होंने इस मेथड को इसमें रखा है, तो हमें वोल्फेज मेथड को भी अप्लाई करना आना चाहिए। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, मैक्सिमाइज फंक्शन है और टू कंडीशंस हैं x1 + 4x2 ≤ 4, और ये ऑलमोस्ट एग्जाम्पल 2 के जैसा ही है। कोई नहीं, घुमाते से मैं इस पूरी फाइल को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, कोई इससे रिलेटेड डिफिकल्टी होगी तो हम फिर डिस्कस कर देंगे। और सर ये कौन सा बुक का है? ये एस.डी. शर्मा की बुक से है, ये कृष्णा पब्लिकेशन वाली बुक में चैप्टर नहीं है, तो जी एस.डी. जी शर्मा की बुक से लिया है। और बहुत सारी बुक्स देखी हैं पर एस.डी. शर्मा ही सबसे वास्ट है, सबसे ज्यादा जी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस उसी में गिवन है। सोल्ड एग्जाम्पल्स को ही ठीक तरह से कर दीजिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन की डेफिनेशंस, क्योंकि उसका यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है 2-3 बार। वैसे वो पूरा टॉपिक है अपने आप में, पर हमें उसके अप्लाइड पार्ट की इतनी जरूरत है। तो ये सब है, सिलेबस है मेरे पास। मैं एक बार सिलेबस देख लेता हूँ, क्या हमारा एक और टॉपिक बचा है, डील्स कंडीशंस। नहीं, केवल यही मेथड है, वोल्फेज मेथड है हमारे सिलेबस में। तो वोल्फेज मेथड कंप्लीट हो गया है। किसी और दिन मैं तो आप लोगों को आरएम की एक यूनिट में भी आऊंगा, और जब आप फाइनल प्रिपेयर करेंगे तो एक आध लेक्चर और दे लेंगे पिछली कुछ चीजों को रिकॉल करते हुए। मुझे इन्वेंट्री में कुछ और बताना है, कभी सिलेबस वाइज नहीं, मतलब कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी किस तरह से रिलेटेड, या ओवरऑल। और जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आपको पता है यही क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए, केटी कंडीशंस में भी आपको पता है, इंटीजर प्रोग्रामिंग में भी पता है। पर्टिकुलरली इन्वेंट्री में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उससे किसी भी दिन एक्स्ट्रा क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। तो ये सब होगा। और कल मृदुल सर क्लास ले सकते हैं, आप लोग पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं सर से कि क्लास होगी क्या, कोई कंफ्यूजन ना हो। और कल के आज भी ले सकते हैं वो, या कल भी ले सकते हैं। डॉक्टर मुकेश की क्लास परसों से शुरू होगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी की परसों से डॉक्टर मुकेश की क्लास शुरू होगी। और मैथ्स में 2 यूनिट बची हैं, एलजेब्रा, एक एलजेब्रा की यूनिट है और एक एनालिसिस की यूनिट है। तो ये मृदुल सर का जब ये कंप्लीट हो जाएगा आरएम वाला पार्ट, तो उसके बाद शायद वो शुरू करेंगे, उनसे कंफर्म करना है मुझे। तो इस तरह से 1-2 दिन बाद आपकी दोनों यूनिट फिर रूटीन में फोर्थ यूनिट शुरू हो जाएंगी। आफ्टर 3 यूनिट 4th यूनिट शुरू हो जाएगी, और हम होप करते हैं 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। हेलो। मृदुल सर का कोई मैसेज तो नहीं है आज की क्लास का? सर अभी तक कोई मैसेज नहीं है। अच्छा, चलिए, कोई जो है उनके स्टूडेंट होने वाले अमित शर्मा, ये सब पूछ लिया करें सर से, मान लिया कंफ्यूजन ना रहे एक बार अगर। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम चाहिए थे हम लोगों को, ताकि एक आइडिया। क्या किसी ने शेयर किए थे क्या ग्रुप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर? सर 1-2 रिसर्च मेथोडोलॉजी का तो के लिए हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का नहीं है। मैथमेटिक्स का कोई आइडिया ही नहीं है कैसा पेपर आता है। अगर वो क्वेश्चन पेपर से रूटीन पेपर होता है, रूटीन पेपर होगा। लेकिन मैं बात करता हूँ अभी, आजकल थोड़ा लॉकडाउन वाला ही सिस्टम है, स्कॉलर्स भी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहे हैं। पर ये जैसे आपके यहाँ पे कहाँ गया, अतुल है, अतुल, अक्षय, यस सर।
है ना। अतुल और अक्षय तुम्हारा काम है ये भाई, इनसे सीनियर से बात करके जो हाँ जी पीएचडी सर। सबको जानते हो उनसे पेपर लेके ग्रुप में शेयर करो। एक शिवानी भी है यहाँ पे, ये कैंपस के जो और स्टूडेंट्स हैं, ऋचा है, अतुल है, अक्षय है, आप लोग सर। अगले 2-3 दिनों में क्वेश्चन पेपर अरेंज करके इन सीनियर से, डिपार्टमेंट में तो कोई सबमिशन नहीं है इनके, और उनके फोटो शेयर करो। होंगे भी कुछ लोगों के पास, हैं तुम्हारे पास अक्षय या अतुल? नहीं सर हमारे पास नहीं है। अक्षय, आज अक्षय नहीं है? हाँ जी सर, नहीं है मेरे पास। शिवानी? हाँ जी सर, अभी नहीं है हम लोगों के पास में। अक्षय इनसे बात पूछ लेना, मोनिका पिछले बैच में, इससे पिछले बैच में भी कुछ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो दोनों पेपर्स शेयर कर दो। सर वहाँ अगर यूनिवर्सिटी में विजिट करें तो वहाँ मिल जाएंगे? नहीं, अभी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट के लेवल पे नहीं होता ये सब, तो पिछले स्टूडेंट्स ने जो अपने पास रखे होंगे ना, हाँ जी हाँ जी, जाएंगे, ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। मैं भी बोलता हूँ स्टूडेंट से। अच्छा अच्छा, एक दो पेपर भी मिल जाएगा सर, उससे आइडिया लग जाएगा बस उस तरह से। हाँ, आइडिया लग जाएगा। पेपर रूटीन है, बस प्रॉब्लम ये है कि पासिंग मार्क्स कितने परसेंट होते हैं? 50% होता है सर। 50%। तो इस वजह से फंस जाते हैं कुछ बहुत बढ़िया बड़े बड़े स्कॉलर फंसे हुए हैं। मतलब जो रिसर्च में एक्सेप्शनल है। सर जो सिलेबस है उसमें कुछ वाइवा टाइप का भी लिखा हुआ था, वाइवा 20 मार्क्स का, शायद एडवांस मैथ्स में लिखा था या रिसर्च मेथोडोलॉजी में। क्या प्रेजेंटेशन है ना? वो तो सर वो लिटरेचर रिव्यू वाला प्रेजेंटेशन होगा ना? हाँ, लिटरेचर रिव्यू वाला प्रेजेंटेशन है। नहीं, लिटरेचर रिव्यू का तो आपने बोला था सर वो इंक्लूड होता है क्या? 50 मार्क्स का। हाँ, वो पार्ट होता है 50 मार्क्स का। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर जैसे आप जैसे बोल रहे हो कि दिसंबर में एग्जाम्स हो सकते हैं, तो जैसे हालात बने पड़े कोविड की वजह से, तो क्या चांसेस लगते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन के? सर इसमें ये पूछना था बस। 100% ऑफलाइन, 100% ऑफलाइन। अच्छा। एग्जाम हम पिछले 2 महीने से करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बड़े 3-4-5 लाख स्टूडेंट्स के एग्जाम यूनिवर्सिटी ने करा लिए हैं। ओह सर, फिर तो ठीक है सर। अभी एमफिल के एग्जाम हुए हैं, आपका एग्जाम कैंपस में होगा, यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा। यस सर, यस सर। यहाँ पे फैसिलिटीज है हम लोगों के पास, मतलब डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट्स को बैठाने की। तो एग्जाम ऑफलाइन होगा, और एग्जाम तो बहुत पहले से, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम तो जुलाई में ही हो गया था, तो उसके बाद से एग्जाम यूनिवर्सिटी के सारे हो रहे हैं। एमफिल के हुए अभी, और अलग अलग एग्जाम यूनिवर्सिटी के चल ही रहे हैं। तो ऑफलाइन होगा और जल्दी मतलब ऑफलाइन मोड पे होगा दिसंबर लास्ट तक मान के चलें। मतलब होप करें 6 मंथ के हिसाब से तो हो सकते हैं जनवरी में भी चले जाए, और सिलेबस पूरा हो जाएगा आपका। ये वाइवा वाला लिटरेचर रिव्यू वाला प्रेजेंटेशन तो हो जाएगा ना। आप लोगों में से कुछ लोग ये करने लगेंगे बीच में दिसंबर में कि नेट का एग्जाम दे। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक चीज मुझे पूछना था। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। सर आर्यन सर आप बोलिए। हाँ मैं पूछता हूँ सर। एक पेपर तो सर रिसर्च मेथोडोलॉजी का 100 मार्क्स का हो गया, एक पेपर हमारा 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का एडवांस मैथ्स का, और जो लिटरेचर रिव्यू है वो 50 मार्क्स का है। हाँ 50 मार्क्स का है। हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ ना सर? हाँ 50 मार्क्स का। सर तो जो एडवांस मैथमेटिक्स का है वो शायद सिलेबस में कुछ वाइवा भी होता है क्या उसमें 20 मार्क्स का? हाँ, वो वाइवा ही, वो प्रेजेंटेशन ही तो वो जो होगा वो प्रेजेंटेशन कम वाइवा होगा। उसमें बोर्ड पे जाके आपको पीपीटी स्लाइड से अपने लिटरेचर रिव्यू प्रेजेंट करना होगा, और एक्सपर्ट आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स का रिटन एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा? मैं थोड़ा सा इसे कंफर्म कर दूंगा, है ना। मुझे पहले मैं एक दिन बताया था। हाँ जी ठीक है सर। ये जो सिलेबस आया है अभी का, उसमें इंटरनल एडवांस मैथमेटिक्स में इंटरनल जो है वो 20 मार्क्स लिखा है, एक्सटर्नल 80 है 80, और टोटल 100 मार्क्स है। और ये क्या आया, क्या सिलेबस आया? हाँ, ये जो सिलेबस शेयर हुआ है आपने सर जो शेयर किया था जी। अच्छा किसने शेयर किया था?
सुनील सर ने शेयर किया था ये इसमें ग्रुप में। हाँ हाँ, अभी तो यही है, इसे और थोड़ा सा बात करके बताएंगे। सिलेबस ये चेंज हुआ है, ये इंटरनल ये 20 और 80 का ये है। सिलेबस जी इसे इसे 1-2 दिन में क्लियर करेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे। 2018 ऑनवर्ड्स का है सर इसमें। हाँ हाँ, देखना था, इसे क्लियर कर देंगे, मैंने नोट कर दिया है। राइट, जी हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। बोलो रमेश। सर मैंने गाइड चेंज के लिए एप्लीकेशन और सर दोनों सर से कंसेंट फॉर्म सबमिट किया था सर, तो उसके रिगार्डिंग मुझे सर आपका हो जाएगा, आप फिर भी मतलब कल ही इस काम को कराएं। आपका JRF है, नेट है? सर नेट है मेरा। अच्छा, तो भी आपका काम टॉप प्रायोरिटी तो होना चाहिए। कल के लिए रिक्वेस्ट कर दें मैडम से एक बार। जी सर। इस काम को भी कल ही कह दें, क्योंकि DRC का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो कुछ अप्रूवल्स वगैरह की जरूरत होती है वाइस चांसलर के। जी जी सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। गुड इवनिंग सर। बोलो शिवानी। सर मुझे पूछना था, जैसे सर हमारा कोर्स वर्क पहले शुरू होगा तो सितंबर में, सर जो हमारी फेलोशिप होगी वो क्या तब से शुरू होगी या फिर अभी की जो DRC होगी तब से हो जाएगी? DRC की डेट से और आपके कॉलेज ज्वाइन करने की डेट से, मतलब अच्छा, तो DRC सर जैसे कि का प्रीपीएचडी लेटर। कोर्स है तो सर उस हिसाब से तो सर फिर शुरू से शुरू होनी चाहिए ना हमारी। हाँ, देखो पढ़ के CSIR के क्या रूल्स हैं, एक बार पढ़ लो उसको। मतलब क्या रूल्स है इसमें, एक बार देखो CSIR के स्टेटमेंट। सर JRF के सर्टिफिकेट पर ऐसा लिखा हुआ कि जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। और एडमिशन फीस जमा की है तो एडमिशन तो ले ही लिया। हाँ जी सर, हाँ एडमिशन जी फीस सर जमा वही। की तो उनको ले लिया सर। हाँ, आपकी अटेंडेंस भी हो रही है, मुझे लगता है मिलना तो चाहिए, पर अब से पहले तो शायद ज्वाइन करने से मिली है स्कॉलरशिप। स्टेट में ज्वाइन किया डिपार्टमेंट। सर पहले तो कोर्स वर्क बाद में होता था ना, इस बार शायद ऐसे हुआ है कि पहले हो गया DRC के। हाँ, कोर्स वर्क लेट हुआ है इस बार। पर DRC, चलिए इस पॉइंट को भी एक बार मैडम से जब कल बात करोगे ना आप, तो उससे में पूछिएगा। हेलो, दिस साइड मोनू सर। कल बात कीजिएगा उनसे। ओके सर, ओके, हाँ थैंक यू। ठीक है, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सर एक बार अटेंडेंस शीट शेयर करा का कुछ क्या रहा सर? अटेंडेंस शीट अटेंडेंस तो आप लोग ये जो भेजते हो स्क्रीनशॉट शॉट, कोई भी एक स्टूडेंट भेज दिया करे, उससे उसी के बेस पे वो अटेंडेंस लगा लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास और कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ शीट नहीं है शेयर की जाएगी जैसे आप बोल रहे थे सर पहले वो ना? कर दी जाएगी। मान लिया आपकी किसी डेट पे कोई एब्सेंट लगाते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। वो स्क्रीनशॉट्स तो ग्रुप में है, आपके पास भी होंगे कि मैं एब्सेंट था। अलग अलग सबको भेजने की जरूरत नहीं कि ऑल्सो अटेंडेड, क्योंकि एक बार आपका नाम उस डिटेल लिस्ट में आ गया है तो उतना सफिशिएंट है। नहीं सर, वो तो मिस हो गया था इसलिए सेंड कर देते हैं। हाँ, अच्छा, मिस हो गया है तो वो वाले सेंड कर रहे हैं, और हाँ डेफिनेटली जिनके नाम मिस हो लिस्ट में वो अलग से भी। ठीक है, कितने इस समय 44 स्टूडेंट्स हैं।